इसके चलते हम लोगों ने एआई का और कंप्यूटर विजन का, मशीन लर्निंग का, इन सब का इस्तेमाल करके खुद के पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम्स भी बनाए। ये प्लस डीपीडीपी कंप्लायंसेस हो गए आपके, आईटी लॉ। यू थिंक कंप्लायंसेस आर कॉस्टली? ट्राई नॉट कंप्लाइंसिंग इट। ऐसा ट्रेड सीक्रेट है जो सबको पता है बट कोई करता नहीं है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो 30% से ज़्यादा ट्रैफिक जैम या ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ उन गाड़ियों की वजह से जो उल्टी सीधी भाग गई। गॉट एन ऑफर फ्रॉम नमिता। एक शागिर्द बोलता कि उनको खत्म ही कर दिया था कि नहीं तुम ये तो है ही नहीं। यू माइट गेट 99 no's. All you need is 1 yes. It is your responsibility to make sure that your investors make money out of it. Only fools take risks. Smart people take calculated risks. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राइजिंग भारत। आज हमारे साथ हैं धनंजय भारद्वाज, को-फाउंडर ऑफ पार्कमेट। वेलकम धनंजय। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरे को बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद और ये मौका देने का भी। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए धनंजय कि आपको कहाँ से आइडिया आया? वेयर डिड यू गॉट द इंस्पिरेशन टू स्टार्ट पार्कमेट? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट टू स्टार्ट इट? तो एक्चुअली मैं ये कहानी शुरू हो रही है लगभग 2017 से। तो करोल बाग में बड़ा फेमस मार्केट है, गफ्फार मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो मैंने कहा चलो मम्मा आपको यहाँ पे मैं एक बार फ़ोन भी दिलवा देता हूँ। तो वहीं पर मार्केट में जब गाड़ी लेके घूमे 15-20 मिनट तो पार्किंग नहीं मिली। उस समय पहली बार पार्किंग का दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उससे पहले अपनी गाड़ी में नहीं थे तो तब पता नहीं चलता था। तो पहली बार पार्किंग का दर्द तब महसूस हुआ। खैर थोड़ा घूमने के बाद फिर मुझे एक नीली टी शर्ट में एक बंदा दिखा जिसकी टी शर्ट पे नॉर्थ डीएमसी ऑथराइज पार्किंग लिखा हुआ था। तो नॉर्थ उस समय एमसीडी नहीं होता था, उस समय नॉर्थ डीएमसी होता था। तो उससे मुझे अब तक याद है, सेंट थॉमस स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, उसके पास उसने मुझे जगह दिखाई कि सर आप यहाँ सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर दीजिए। और उसने मुझे ब्यूटीफुल सी एक बड़ी प्यारी सी पेपर की पर्ची दे दी जिसपे लिखा था नॉर्थ डीएमसी ऑथराइज पार्किंग। मैं रिलैक्स्ड हो गया। बट जब मैं जाने लगा तो उसने बोला साहब चाबी छोड़ के जानी पड़ेगी। क्योंकि वो मैंने कहा चाबी तो मैं नहीं दूंगा। बट फिर मैंने देखा कि सब लोग जो भी आ रहे थे सब चाबी छोड़ के जा ही रहे थे। मुझे लगा शायद स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। फिर मुझे लगा सरकारी पार्किंग है, वैसे भी सेफ होनी चाहिए। तो मैंने चाबी दी और मैं चला गया। मेरे को लगा पर्ची अब तो सेफ ही है। लगभग 2 घंटे के आसपास के बाद मैं वापस जब आया तो मेरी गाड़ी वहां नहीं थी। पहले मुझे लगा शायद उसने किसी छोटी गाड़ी की जगह बनाने के लिए मेरी गाड़ी वहां से हटा दी है। तो बड़े कॉन्फिडेंस से मैंने उसे पर्ची दी। उन्होंने कहा भाई गाड़ी ले आ। तो उसने पर्ची देख के बोला सर आपका बिल हुआ 40 रुपए, ये लीजिए अपनी चाबी। मैंने कहा चाबी तो दे दी बट गाड़ी का है। तो उसने बोला साहब देख लो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा तुझे कैसे नहीं पता भाई, चाबी तेरे पास, पार्किंग तेरी, पर्ची तेरी, तो जिम्मेदारी भी तेरी ना। उसने बोला नहीं, पढ़ो पर्चे पे क्या लिखा है। पर्चे पे लिखा हुआ था पार्किंग इज एट ओनर्स रिस्क। 5-6 लड़के जो पार्किंग वाले सब इकट्ठे होकर मुझ पे गैंग अप हो गए कि जैसे मेरी ही गलती है कि मैंने गाड़ी वहां पार्क करके अब मेरी गलती है। और सब बिल्कुल मारने पीटने को राजी हो गए थे। इस लेवल तक बात बढ़ गई थी। नहीं सच में पार्किंग लेने के बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि आपके अपने और मतलब सब मुझ पे ही गैंग अप हो गए थे वहाँ पर। और सब लोग देख भी रहे थे वहाँ पे खड़े हुए लोग। खैर फिर पुलिस अथॉरिटीज को फोन किया, फिर कोई आए वहाँ पर और 1-2-4 फोन करने के बाद मुझे बोला सर परेशान मत हो, आपकी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, आपकी गाड़ी टो हो गई है। फिलहाल मेरे को मेरी गाड़ी मिल गई क्योंकि मेरे पास पर्ची थी। मेरे को चालान भी नहीं पे करना पड़ा। बट जब मेरी मदर तब तक पैनिक हो चुकी थी, हाय मेरे लड़के की गाड़ी चोरी हो गई। फिलहाल गाड़ी आई, तो गाड़ी आने पे गाड़ी में बैठा, गाड़ी आगे बढ़ी तो गाड़ी अपने आप राइट की तरफ टर्न होने लग गई। अब मैंने कहा अब ये क्या नया परेशानी हो गई। तो पता चला कि जब गाड़ी टो करके लेके गए तो उन्हें समझ भी नहीं कहाँ पे हुक करे, तो उन्होंने गाड़ी के फ्रंट एक्सल के नीचे हुक कर दिया। गाड़ी का फ्रंट एक्सल बेंट हो गया। मुझे अपनी जेब से लगभग 2.25 लाख रुपए खर्च करने पड़े उसे रिपेयर कराने के लिए, और उस पर मैं इंश्योरेंस भी नहीं क्लेम कर पाया। तब पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो सिर्फ एक गाड़ी वाला वहां पे खड़ा हूँ, वहां पे हजारों गाड़ियां खड़ी थी वहां पर। इट वाज एन ओशन ऑफ कार्स, समुंदर था पूरी गाड़ियों को वहां पर। मतलब अगर सड़क है तो 60% सड़क सिर्फ पार्किंग वाली गाड़ियों से खड़ी थी, जबकि 40% सड़क चलने के लिए अवेलेबल थी। आज भी आप जाओगे तो आज भी ये कंडीशन है। तब मैं और मेरा जो मित्र है अभिमन्यु, वो भी मेरे साथ उस दिन वहीं पे था, तो मेरा भी को-फाउंडर है कंपनी में। तो हम लोगों ने रियलाइज करा कि ये तो एक बड़ी परेशानी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ होगा, ये तो और भी लोगों के साथ होता होगा। तो दैट मीन्स कि जब इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं तो हो ही रहा होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम इस पर एक व्हाइट पेपर लिखेंगे या टेक्निकल पेपर लिख के हम सारे डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्री में सर्कुलेट कर देंगे। तब हम लोगों ने 2018 सितंबर की बात है, तब हम लोगों ने इस पे हम लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट करी पैसिवली। और जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ते चले गए, जो डेटा हमारे सामने निकल के आया वो दिमाग घुमा देने वाला था।
हमें लगा था कि छोटी सी परेशानी है, बट एक इतनी बड़ी परेशानी है और इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, पार्किंग एक इंडस्ट्री की जो एक लेटेंट इंडस्ट्री है जिसको कोई कॉग्निजेंस में ले नहीं रहा है। बस फॉर एग्जांपल DMRC वाले पार्किंग ही आई गेस अवेलेबल है जो नहीं, हम लोगों ने पहली बात तो हमें कोई ऑफिशियल सरकारी डेटा भी नहीं मिला जिसमें कुछ पता चले कि कितनी गाड़ी पार्क हो रही है, कितनी जा रही है, कितना रेवेन्यू बन रहा है, ऐसा भी कोई डेटा नहीं है। और पार्किंग माफिया नाम से एक बहुत बड़ी टर्म सब जगह प्रेवलेंट थी। पार्किंग माफिया नाम से आप कभी भी जाएंगे, अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तो माफिया डोमिनेटेड इंडस्ट्री, सब जगह ये बोलते हैं। मैंने ऐसे माफिया वो फिल्मों वाला माफिया नहीं कि बंदूकें लेके ऐसे, बट ये कि एक डोमिनेटेड इंडस्ट्री है जिसमें कुछ ठेकेदारों ने, लगभग कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने मेजरली इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रखा है। और ये सच है, वो टेंडर के थ्रू होता है, बट जैसा भी है उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई कन्वीनियंस नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। वो मतलब और सरकार चाह के भी उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बहुत कम था। फिर हमें रियलाइज हुआ कि अगर ऐसा है हम इस मोनोपोली को कैसे तोड़ सकते हैं। फिर हमने स्टडी करना शुरू किया दूसरे देशों में कैसे हो रहा है काम, कि हाउ इज टोक्यो सॉल्विंग दिस, हाउ इज बीजिंग सॉल्विंग दिस, हाउ इज न्यूयॉर्क सॉल्विंग दिस, लंदन सॉल्विंग दिस, छोटे शहर कोलंबिया, सब हम लोगों ने सबके सारे में, दुबई में, अबू धाबी में, सब जगह कैसे कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, जहाँ गाड़ियों का पेनिट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉब्लम कैसे एड्रेस हो रही है। और स्टार्टअप्स दुनिया भर में क्या काम कर रहे हैं, इंडिया में भी स्टार्टअप्स आए हैं तो क्या काम कर रहे हैं। उस समय 3-4 ही स्टार्टअप्स थे जैसे इस इंडस्ट्री में आए थे। और हमें रियलाइज हो कि जितनी भी कंपनियां इंडिया में भी आई वो सब एक तरीके से यूरोपियन मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही थी कि ऑनलाइन प्री बुकिंग दो और बुकिंग ले जाओ। हमें फिर ये रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन प्री बुकिंग जो एक एज एन ऑफरिंग है वो इंडिया में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ठेकेदार वहां के ऑपरेटर्स हैं। ओके, आप ठेकेदार के पास बोलोगे भैया मेरे लिए पार्किंग स्लॉट है, इसको सेव करके रख ले, गाड़ी आने वाली है। अच्छा, गाड़ी नहीं आई, एडवांस में आपको बताना है। हाँ, अगर प्री बुक करके रखे आपने, गाड़ी नहीं आई, ठेकेदार का नुकसान। अच्छा, गाड़ी आई थी, बोला था 2 घंटे के लिए, रुक के गई 4 घंटे, रिकंसिलेशन प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे नुआंसेस हैं जिसकी वजह से ये हमें रियलाइज हुआ कि इंडिया में ऑनलाइन प्री बुकिंग तब तक वैलिड नहीं हो सकता जब तक आप सारी पार्किंग खुद ना ऑपरेट करते हो, जो इंडिया में आसानी से पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब ठेकों पे चलता है। अब स्टिल दैट स्टेट एज ओल्ड थिंग वाज गोइंग ऑन। तब हमें रियलाइज हुआ कि एक बहुत बड़ा गैप है जिसको ब्रिज करने की जरूरत है विद अ न्यू टेक, विद अ न्यू सॉल्यूशन। तब मैंने और अभिमन्यु ने देखा कि हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कि हमारे पास इतना पैसा था कि अगर हम जॉब छोड़ के 2 साल घर पे बैठते हैं बिना कुछ कमाए तो क्या बेसिक लाइवलीहुड चल पाएगा, टेबल पे खाना आ पाएगा कि नहीं आएगा, सर पे छत आ पाएगी कि नहीं। नौकरी छोड़ना इस अपने आप में एक बड़ी स्टेप। तो आपने अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ, तो फिर लगभग 1.5 साल के बाद, स्टडी के बाद, जब हमारे को लगा कि अब शायद इतना पैसा सेव हो गया है हमारे पास, पहले भी पैसा कुछ सेव था हमारे पास, और ये देखे कि हमारे पास इतना फाइनेंशियल अकाउंट में है, इंक्लूडिंग FNF वगैरह सब मान के रख लेते हैं, टर्मिनल बेनिफिट्स की PF वगैरह जो बनता है, क्या वो इतना बनता है कि क्या हम लोग घर पे बैठकर बिजनेस में पैसा लगाने के बाद भी क्या हम बिजनेस बना पाएंगे, क्या कंफर्टेबली 2 साल कम से कम हम अपना घर चला पाएंगे कि नहीं। जब हमारे पास एक कन्विक्शन आया तब हम लोगों ने अपनी जॉब से रिजाइन करा। अब जैसा फिल्मों में दिखाता ना, ये लेटर कल से नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता असल में, ऐसा नहीं होता असल में, ये लीजिए मेरा इस्तीफा, ऐसा नहीं होता, खासकर सरकारी जॉब में, टॉप टियर सरकारी जॉब में बिल्कुल भी नहीं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। लगभग जॉब छोड़ने में मुझे लगभग 1.5 साल लगा है। अरे हाँ, छोड़ने में भी, लेने में भी टाइम लगता है, छोड़ने में भी टाइम लगता है। हाँ, लेने में उतना टाइम नहीं है, मतलब तो 4-6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उतना परेशानी नहीं है। नहीं, मतलब जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ, प्रिपरेशन वगैरह अगर आप काउंट कर लेते हो उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जॉब छोड़ा। मैंने पहले छोड़ा, अभिमन्यु को और 6 महीने लगा बाद में छोड़ने का, तब मैंने लगभग 6 से 8 महीने बाद उसने ज्वाइन करा, बट पैसिवली ही वाज स्टिल वर्किंग, पैसिवली। तो मैंने पहले जॉब छोड़ा, फिर हमने दैट्स हाउ पार्कमेट स्टार्टेड, और इसी तरीके से पार्कमेट की जर्नी शुरू हुई। 30 सितंबर 2021 को आखिरी बार मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके बाद से हम लोग एक्टिवली फुली फ्लेजेड सिर्फ पार्कमेट पे ही काम कर रहे हैं। ग्रेट। अब आप ये बताइए कि मॉडल क्या है पार्कमेट का, लाइक आप कैसे पार्किंग सर्विसेज लोगों को देते हैं और कैसे लाइक टाइमली मतलब डिलीवर कर पाते हैं कि पार्किंग आपकी यहाँ पे होगी, या फिर लोग कैसे निश्चिंत रहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी सेफ रहेगी, जैसे आपको अपनी गाड़ी का है कि भाई मेरी BMW को कुछ नहीं होगा, ऐसा वाला। जैसे मेरे साथ जो जर्नी, उसके बाद भी हमने स्टडी के टाइम लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों से बात भी करी, हमने एक सर्वे भी कंडक्ट कराया।
कनॉट प्लेस, करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर और चांदनी चौक, इन 5 मार्केट्स में लगभग 8 से 10 लोगों से हमने बात भी करी। तो हमारी टीम के अभी जो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं वही साइट पर सब जगह जा के लोगों से बातचीत भी करके आए थे। तो हमें ये बात तो रियलाइज हुई कि पार्किंग में लगने वाला समय एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। फिर हमने एक IBM का सर्वे मिला जिसमें पता चला था कि आम तौर पे 12 से 19 मिनट एक आम टाइम लगता है गाड़ी को पार्क करने में, मिनिमम टाइम है। एक अच्छे मॉल में भी जाते हैं तो भी आपको इतना समय लगता है, और इतना ही समय आपको रिट्रीवल में लगता है। अगर वैले पार्किंग भी लेते हो तो भी आपको इतना समय लगता है। हाँ, तो आपको वेट करने में कई बार आधा घंटा तक लग सकता है, 15-20 मिनट कुछ भी नहीं है, इतना लगता ही लगता है। हमारा आइडिया था कि क्या करा जाए कि पार्किंग की जर्नी एक कार ड्राइवर या कस्टमर की लाइफ से खत्म कर दी जाए। आप घर से निकल रहे हो तो आप सोचो नहीं कि पार्किंग कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं जाके यार पार्किंग ढूंढना ना पड़े। इस दर्द को या फिर इस पूरी जर्नी को, पार्किंग की पूरी समस्या को आपके जीवन से कैसे माइनस कर दिया है पूरा जर्नी। ना पार्किंग ढूंढना हो, ना पार्किंग जाना हो, ना पार्किंग लगाना हो, ना पार्किंग वापस होना, पूरा पूरा साइकिल ही कैसे माइनस कर दिया। ये आइडियोलॉजी से हमने पार्कमेट को स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया जिसे हम कहते हैं पार्कमेट डैश ऐप। अभी वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। ओके। आप बस हमारे ऐप पे जाइए, हमारे ऐप पे जहां भी जाना है उसकी लोकेशन डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे जाना है राइजिंग भारत हेडक्वार्टर, लोकेशन डालिए और बस वहां पहुंच जाइए। ना आपको पार्किंग ढूंढना, ना पार्किंग में जाना। जब आप जो आपने लोकेशन डाली है वहां पे पहुंचेंगे तो आपको ऑलरेडी हमारा अटेंडेंट पहले से खड़ा मिल जाएगा उस जगह। वो अटेंडेंट OTP वेरीफाइड होगा, उसकी डिटेल्स आपको पहले से फर्निश हो जाएंगी। वो आपकी गाड़ी लेगा और उसको नियरेस्ट पार्किंग में आपके लिए लगा देगा। आपकी गाड़ी GPS टैग्ड रहेगी तो आपको पता है मेरी गाड़ी कब कहाँ किस लोकेशन पे जा रही है, कहाँ खड़ी हुई है। जब गाड़ी पार्क हो जाएगी उसकी 360 डिग्री अंदर और बाहर दोनों की इमेजेस, फोटोज आपको ऐप में मिल जाएंगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे, आप इसके बाद मेरा मन हुआ चलो पास में एक अच्छी रेस्टोरेंट है, क्यों ना वहाँ पे चले जाता कुछ खाने के लिए। तो जहाँ भी हैं आप वहीं क्लिक करिए गेट माई कार, आपको गाड़ी वहीं डिलीवर भी हो जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अस इज when you park your car with Parkmate, it is not at owner's risk like everybody else. When you park your car with Parkmate, it is at Parkmate's risk. तो आपकी गाड़ी की end-to-end security, safety की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। तो ये हमारा तरीका था जिससे हमने शुरू किया था। फिर साथ ही साथ हमने बड़े बड़े ग्रुप्स को हमने ऑनबोर्ड करना शुरू किया जो हमारे सेम सर्विस को हमारे सिस्टम पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। और दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। नाउ वी आर प्रेजेंट अक्रॉस 9 cities. Or some of the major markets in Delhi NCR, Mumbai, Lucknow. So what is your pricing model like? How much you guys charge? हम लोग चार्ज करते हैं सिर्फ 49 रुपीज फॉर पिक एंड ड्रॉप प्लस पार्किंग टिकट चार्जेस। सो अगर आपने मान लीजिए लगभग 2 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करी और 20 रुपए प्रति घंटा की एक लगभग पार्किंग का रेट है वहाँ पे, म्यूनिसिपल रेट। तो 2 घंटे के लिए पार्क करने का रेट हो 40 रुपए प्लस 49 रुपीज फॉर पिक एंड ड्रॉप। That's it. 49 rupees में। बस that's it. So does it differ? Like it is higher in Delhi या फिर लखनऊ? नहीं, टिकट ड्रॉप का रेट सेम है। पार्किंग टिकट्स हमेशा वेरी कर सकते हैं बिकॉज हर जगह के म्यूनिसिपल रेट्स अलग है। बट वो आपको ऐप में पहले ही पता चल जाता है। अच्छा, कि आपका अगर आप इस जगह पे जिस लोकेशन को आपने डाला है वहाँ पे एस्टिमेटेड रेट्स इतने हैं। जैसे आप कैब बुक करते हैं आपको पता चल जाता है एस्टिमेटेड मेरा बिल लगभग इतना है। उसी तरीके से आपको इसमें पहले पता चल जाता है कि एस्टिमेटेड प्रति घंटे की पार्किंग का रेट इतना है। नेक्स्ट इज कि AI और इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं उसको आप अपने ऐप में कैसे यूज करते हैं? लाइक हम लोगों का, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहूँगा। हम लोगों ने सिर्फ इससे शुरू किया था। उसके बियॉन्ड हम लोगों ने फिर ये रियलाइज हुआ कि पार्किंग का एक और बहुत बड़ा वर्टिकल है विच इज स्मार्ट सिटी पार्किंग या B2B पार्किंग मैनेजमेंट। जो एग्जिस्टिंग पार्किंग है उनका ऑटोमेशन। तो इसके चलते हम लोगों ने AI का और कंप्यूटर विजन का, मशीन लर्निंग का, इन सब का इस्तेमाल करके खुद के पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम्स भी बनाए हैं जो हार्डवेयर है प्रॉपर। ओके। कि आप फास्टैग टेक्नोलॉजी को पार्किंग में लेके आ सकते हैं। हम लोग AI को कैसे पार्किंग में लेके आते हैं कि हम आपके सिर्फ लाइसेंस प्लेट्स को रीड करके आपकी गाड़ी का इनकमिंग एंड आउटगोइंग रीड करके हमें बता सकते हैं आपका बिल कितना हुआ। इनफैक्ट हम बिना आप उसके चाहें तो हम फास्टैग से डायरेक्टली पैसा भी कटवा सकते हैं सिर्फ आपके लाइसेंस प्लेट से। तो हम लोगों ने इस सब टेक्नोलॉजी का जो कंप्यूटर विजन है, जो AI है, उसी के बेस में लाइसेंस प्लेट्स रीड होती हैं। इनफैक्ट हमने इसको अपने ऐप में इंटीग्रेट कर रखा है कि हाँ, एक आम तौर पे क्या होता है, किसी अगर वैले ऐप को ही ले लेते हैं तो हमारे कॉम्पिटिशन वगैरह की जितने भी वैले ऐप्स उनमें सब कुछ मैनुअली डालना पड़ता है। हमारे में कुछ मैनुअली डालना पड़ता है। आपको बस फोटो खींचनी, बाकी सारी डिटेल अपने आप आ जाती है। तो हम लोगों ने ड्राइवर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए डाला है। साथ ही साथ जो AI का यूज या कंप्यूटर विजन का हमने इस्तेमाल अपने पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में करा है, वो ही हमारी पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम को टोटली पेपरलेस और मैनुअलेस बनाता है। मतलब उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन ही नहीं है और टोटली पेपरलेस रहता है। कोई पर्ची नहीं कटती, कोई आपसे आके पैसे कलेक्ट नहीं करता, कोई आपसे आके पैसे दे नहीं रहा।
इतना सिंपल बनाया हमने इसको, इतना सीमलेस। कोई पार्टनर जैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा अपना, तो उसको क्या-क्या कोलैबोरेशन ध्यान रखे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे? देखिए मैं सारे स्टार्टअप्स को एक ही बात सजेस्ट करता हूँ, नॉट स्टार्टअप, सारे बिजनेस को, क्योंकि ये गलती हमने करी है। हाँ, ऑब्वियसली। जब भी आप बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप हम लोग क्या होता है, जैसे हम नहीं, सारी स्टार्टअप्स में होता है कि आपको एज फाउंडर्स आपको लगता है मैं टेक्नोलॉजी, बहुत गजब की टेक्नोलॉजी बना दूं, गजब का बिजनेस ले आऊं, मैं गजब का इनोवेशन ला दूं। हम दो चीजों पे सबसे कम ध्यान देते हैं, एक लीगल या कंप्लायंसेस, दूसरा जो होता है वो है हमारा अकाउंट्स या फाइनेंस। हमें लगता है सब आ जाएगा, पहले बस बिजनेस बिल्ड कर दो, टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दो, टीम हायर कर लो, इसी पे ध्यान देते हैं। इन दो चीजों पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है। बट ये दो चीजें सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपने पहले ये दो चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो अगर मैं पार्किंग ऑपरेट करना चाहता हूँ तो भाई ऑब्वियसली मेरे पास पीएफ होना चाहिए, ईएस, क्योंकि एक मैन पावर का कंपोनेंट रहता है मैनेजमेंट में। अगर जैसे हमारे में ड्राइवर्स हैं, बिकॉज आपकी गाड़ी पिक और ड्रॉप करने के लिए वो ड्राइवर आ रहा है, तो लेबर लॉ कंप्लायंसेस हो गए। लेबर लॉ कंप्लायंसेस आप क्या क्या कहते हैं? अगर आप गिग वर्कर्स रख रहे हैं तो गिग वर्कर्स के रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन हो सकता है ये, प्लस डीपीडीपी कंप्लायंसेस हो गए आपके, आईटी लॉ, आईटी की क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज, ये सब आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। देन आपके पास एक स्टाफ भी है कि एक बहुत सिंपल चीज है, हम लोग स्टार्ट करने में इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। एक एचआर पॉलिसी ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पॉश पॉलिसी है, कोई रियलाइज नहीं करता, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। जब आप बिजनेस को एक स्केल पे लेके आते हो तब आपको पता चलता है अरे मेरे पे तो यही नहीं, फिर इट बाइट्स यू इन योर बैक। तो आपको उस समय लगता है कि नहीं यार ये सब होना चाहिए। और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बड़ी फेमस कहावत है, you think compliances are costly? Try not complying it. Try not complying. Okay. And then see. Because then आपके पास जो penalties आते हैं वो सब बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड बिजनेस को एक सरकारी फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना होता है। हर बिजनेस के नुआंसेस अलग होते हैं, पॉलिसीज अलग अलग डोमिनेट करती हैं। बट हमारे इंडस्ट्री में ये कुछ सर्टेन है रेगुलेशन जो काम करना पड़ता है। रेस्पेक्टिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको परमिशन चाहिए होती हैं, उनके अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। आप अगर पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, मैक्सिमम जगह क्या होता है हर टेंडर की टर्म्स अलग होती हैं कि आप सबलेट नहीं कर सकते, पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो क्या आपके में कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा किसी पार्टनरशिप में कि आपका काम सबलेटिंग की तरह देखा जा रहा है? तो ये सब नुआंसेस हैं जो आपको देखने चाहिए। इसलिए यू शुड बी वेरी 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 टाइट व्हेन इट कम्स टू लीगल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। उसके बाद आप टेक बिल्ड करने की या बिजनेस बिल्ड करने की सोचना, ये सबका मेरे एक ही राय है। तो जो असिस्टेंस के लिए आता है, जो द पार्किंग गाय जो आता है असिस्टेंस के लिए, वो अब बहुत बड़ा एरिया है। तो आपको ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिल्ली, तो अगर आपको यहाँ पे पूरा अपना बिजनेस सेटअप करना है पार्कमेट का, तो कितने हमें मतलब ऐसे असिस्टेंट्स रखने पड़ेंगे जो जाके फिर पार्क करके उसको दें? देखिए इसीलिए जो मशीन लर्निंग एआई के जो एल्गोरिथम्स है वो काम में आते हैं। ये एक ट्रेड सीक्रेट है, इसे मैं ऑब्वियसली पब्लिकली रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ इसका एक सिंपल तरीके से समझने का तरीका ऐसा है कि इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल। मैं कोई नया काम कर रहा हूँ, पहले वहाँ पे एक लिमिटेड मैन पावर प्लेस करूंगा, मैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्रांडिंग मार्केटिंग करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि मैं हूँ, फिर मैं देखूंगा वहां से रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। रिस्पॉन्स कम आ रहा है तो मैं मैन पावर कम करूंगा, रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है तो मैन पावर बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊंगा उसके लिए एल्गोरिथम्स इन प्लेस है कि ये बताने के लिए जो मुझे सजेस्ट करे। इसलिए टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, सो कॉल्ड एआई, या एआई कम एमएल ज्यादा है इसमें। ठीक है, जो प्रेडिक्टिव काम कर सके, आपको बता दे कि इस, बिकॉज आपका ट्रैफिक भी ट्रैक होता है, एनालिटिक्स आज की डेट में इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। जब आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाना होता है आपको कि सजेस्टिव रहे। जैसे आप लेट से किसी एक फूड डिलीवरी ऐप से भी डिलीवरी करते हैं, उन्हें भी पता है किस टाइम पे डिलीवरी का पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे हमारे केस में मॉर्निंग 9 to 11 पीक होता है, जब ऑफिस का टाइम, या वीकेंड्स में पीक होता है। वीकेंड में जैसे अब मान लीजिए कोई बड़ी फिल्म रिलीज हुई, जैसे भी पुष्पा 2 रिलीज हुई, तो फ्राइडे इवनिंग इट वाज मैड, एकदम से पीक हुआ। ये सब सजेस्टिव एल्गोरिथम्स आपको रखने पड़ेंगे। आपको पहले ही पता हो कि आज इतनी गाड़ियां ड्यू हैं, उसके लिए इस पीक पे इतने ज्यादा लोग आपके रखेंगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी को बिल्ड इस तरीके से करना होता है तो बड़ा कॉमन सेंसिकल कि आप देखो भाई डिमांड सप्लाई का गेम है, बट वो आपको टेक इस तरीके से बिल्ड करना है कि आपको पहले सजेशन दे पाए। तो हमने भी इसी तरीके से बनाया हुआ है। तो इसमें भी तो आई गेस टाइम लगता ही होगा कि जैसे हमने बताया कि आपने भी एग्जांपल दिया दैट मैंने अपना पार्किंग के लिए दिया, देन आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट और समथिंग, फिर मैंने वहाँ पे जाके बोला कि आई वांट माय कार हेयर, तो उतना उसमें भी तो टाइम लगता ही होगा कि कार को वहाँ तक आने में भी। हाँ, तो हम लोगों ने इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन कर रखा है। मान लीजिए अब आप किसी मॉल में आप शॉपिंग कर रहे हैं, फिर आपने रियलाइज हुआ कि 10 मिनट में निकलते हैं।
आप ऐप में जब भी कार को रिकॉल करेंगे तो ऐप स्मार्टली कैलकुलेट करके बता देता है कि आपकी गाड़ी लेट से 12 मिनट में आएगी। तो आपको पहले एक तो ऐप में दिख रहा है मैप में कि मेरी गाड़ी कहाँ पहुंची, दूसरा आपको ये भी दिखेगा कि मेरी गाड़ी 12 मिनट में है तो 12 मिनट का काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पहले ही पता है। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं आप रेस्टोरेंट के बाहर आके वेट नहीं करेंगे कि हाँ शायद मेरी गाड़ी अभी आएगी, ऐसे करने की जरूरत नहीं। आपको पहले ही पता है मेरी गाड़ी 12 मिनट है तो 12 मिनट के अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। देखिए ट्रैफिक पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वही मैं ठीक है, कुछ मिस इवेंचुअलिटी उस पर कंट्रोल हमारा नहीं है, अब आर्ट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने बस कस्टमर को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं लगभग इतना समय आपका लग रहा है, वो ऐप हमारा कैलकुलेट करके बताता है सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो कस्टमर्स आपके पास आ गए, ठीक है, कस्टमर एक ले आए आप मार्केटिंग से या कहीं से आपने सुन के, उसके बाद उसको रिटेन करना इज अ पॉइंट कि आप कैसे कस्टमर्स को रिटेन कर रहे हैं कि भाई वो पार्कमेट को ही रोज बुक कर रहे हैं, ऐसा कुछ इज देयर अ पास और समथिंग कि वो पूरा महीने का उन्होंने बनवा लिया, इज देयर समथिंग लाइक दैट? नहीं, अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन अभी ऑफर नहीं कर रहे। रिटेंशन का हमारा बहुत सिंपल फंडा है, इट्स वेरी मैजिकल, मतलब इट्स वो ऐसा एक ट्रेड सीक्रेट है, ऐसा ट्रेड सीक्रेट है जो सबको पता है बट कोई करता नहीं है। बहुत कम ही है जो ट्रेड सीक्रेट को फॉलो करते हैं। क्या है वो ट्रेड सीक्रेट नहीं है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑब्वियसली आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस इतना हाई होना चाहिए कि कस्टमर सोचे ही नहीं किसी दूसरे के जाने, दूसरे पार्टनर के पास। बाय द वे वी आर द ओनली वन ऑफरिंग दिस सर्विस राइट नाउ। हमारे अलावा ये सेम सर्विस कोई और ऑफर कर नहीं रहा है। तो इस फील्ड में कोई भी ऐसा आपका कंपेटिटर है? फील्ड में है बट एग्जैक्टली इस ऑफरिंग को कोई और नहीं दे रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल से बताने चाहें कि इधर ही हैं वो इस फील्ड में लेकिन वो ऐसा कुछ ऑफर है। कुछ कंपनियां हैं, पार्क से ही नाम शुरू होते हैं, 2-4 कंपनियों के, बट ये जो सेम ऑफरिंग हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा है। वो मेजरली क्या है, वो ऑक्सिलरी सर्विसेज में ज्यादा है, क्या गेटिंग सिस्टम्स में ज्यादा है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, अच्छा कर रहे हैं। हमें उनसे भी काफी कुछ चीजें समझने को सीखने को मिलती हैं। इनफैक्ट कई सारी उनकी गलतियां हमें भी सिखा देती हैं, क्योंकि हम उनसे कंपैरेटिवली नए, हमसे कंपैरेटिवली वो पुराने हैं। एंड वी रियली हैव अ वेरी हेल्दी कंपटीशन इन दिस मार्केट। दैट्स द होल आइडिया कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इतनी अच्छी रहे कि कोई दूसरे कस्टमर के पास जाए ही नहीं। तो लाइक रिपीटेड आपका रहता है कि जैसे एक कस्टमर है वो रोज ऐसा है आपके कस्टमर? जी, हमारे पास जो आमतौर पे इस समय जो चल रहा है, जो 57% ऑफ टोटल कस्टमर्स आर रिपीटेड, जो एक महीने में 4 बार से 12 महीने सर्विस ले रहे हैं। तो इसके बाद अब आपके और क्या प्लान्स है कि पार्किंग वाला आपने एक सॉल्व कर दिया कि नहीं, हम लोग इसी सर्विस को थोड़ा और डीपर लेके जाना चाहते हैं। अभी हम लिमिटेड सर्विस देखिए, वी डोंट वांट टू गो इनटू ऑक्सिलरीज कि हम लोग कुछ भी और भी सेल करने लगे, इंश्योरेंस सेल कर दिए, सेल कर दिए, पीयूसी कर लो, रिचार्ज कर लो, नहीं, वी डोंट वांट टू डू दैट। हम लोग कम काम करेंगे बट वो क्वालिटी बहुत डिलीवर करेंगे उसमें। वी विल डू दैट बेस्ट, वी विल नॉट डाइवर्ट आवरसेल्व्स इनटू टू मेनी थिंग्स। हम लोग इसी सर्विस को और बेहतर बनाकर और डीपर पेनिट्रेशन देना चाहते हैं कि हर जगह पे अवेलेबल सर्विस हो, क्योंकि लिमिटेड सर्विस लिमिटेड एरियाज में ही है। हम चाहते हैं कि सर्विस हर कोने पे, हर नूक एंड कॉर्नर पे अवेलेबल हो, कि कहीं भी आप जा रहे हो, चाहे लोकल एरिया हो, चाहे थोड़ा दूर का एरिया हो, चाहे कंजेस्टेड एरिया हो, चाहे क्लस्टर मार्केट हो, चाहे ओपन मार्केट हो, या मॉल हो, या होटल हो, या हॉस्पिटल हो, आपको ये सर्विस सब जगह मिले। तो उसके लिए हमें काम थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा। अभी काफी काम आगे, अभी तो पहले कदम भी ढंग से नहीं रखे हुए हैं। तो अभी आपने बताया कि 9 सिटीज में यू गाइस आर वर्किंग राइट नाउ। तो सबसे पहले आपने दिल्ली से ही स्टार्ट किया था? हाँ, नोएडा से स्टार्ट किया था हमने। तो जब आप जैसे आप दूसरी सिटी में जा रहे हैं, नोएडा से मान लो लखनऊ में जा रहे हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि भाई पहले हम लोग क्या रिसर्च करें उसके बारे में, और दूसरी सिटी में जाने में क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या फ़र्क होता है दोनों में? जैसे दिल्ली और लखनऊ का फॉर एग्जाम्पल हम कर ले तो हाँ, एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि हर सिटी का नुआंस अलग होता है। हाँ, भाई पब्लिक परसेप्शन अलग होता है, पब्लिक की प्रैक्टिसेस अलग होती हैं। दिल्ली में थोड़ा लाइफ ज्यादा फास्ट पेस्ड है, लखनऊ में थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा फर्क होगा पेस में। हमें लगता है भाई टियर 2 टियर 3 टाउन है भाई, वो तो थोड़ी सी जीवन आराम वाली होगी, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में इनफैक्ट टियर 2 टियर 3 टाउन्स हैव अ हायर एम्बिशन वैल्यू देन इवन टियर 1 टाउन्स। मोस्ट ऑफ दीज टाउन्स हैव अ हायर पेइंग पावर ऑल्सो। आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारे टिप्स लड़कों को दिल्ली में मिलते हैं उससे लगभग डबल टिप्स हमारे को जो है लखनऊ शहर में मिल जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। वहाँ पे कितने मॉल्स हैं, मॉल्स में कल्चर क्या है, मार्केट कितने हैं, कितने लोग मार्केट जाते हैं। कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पे बाइक्स का, 2 व्हीलर्स का पेनिट्रेशन ज्यादा है 4 व्हीलर से, तो वहाँ पे सर्विस नहीं चलेगी, वहाँ पे कोई दूसरी सर्विस चलेगी। तो वहाँ पे जो आपको वहाँ पे पीएम पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम चल होंगे। तो स्मार्ट सिटीज हैं कुछ जगह जहाँ पे पार्किंग है ही नहीं, या पार्किंग पेड ही नहीं है अब तक, जहाँ पे पार्किंग का रिक्वायरमेंट लोगों को पता लगता है नहीं, वहाँ पे कहीं भी खड़ी करके चल जाते हैं। बट
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि इलीगल दिक्कत पार्किंग होती भी है। क्योंकि लेट मी गिव यू अ नंबर, 30% से ज्यादा ट्रैफिक जैम या ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ उन गाड़ियों की वजह से जो उल्टी सीधी पार्क है, तो है। या वो गाड़ी जो पार्किंग ढूंढ रही है। ये सबके लिए ऑल अक्रॉस द बोर्ड सेम है। आप रियलाइज नहीं करते ऐसी गाड़ियां जो पार्किंग ढूंढ रही है उनके चक्कर में पॉल्यूशन कितना बढ़ता है। इट हैज अ बिग वैल्यू ऑन दैट। तो ये सब चीजें ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वेरी करती हैं। तो हम नॉर्मली जब भी किसी शहर में सर्व करते हैं तो वहाँ के सबसे बड़े मार्केट्स को देखते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, दूसरे वहाँ के मॉल्स में क्या पैटर्न है। ये आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर दे देती है। अगर आप किसी से शहर में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सैटरडे संडे मॉल्स खाली हैं, तो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। मॉल्स की पार्किंग खाली है, मॉल्स की पार्किंग खाली है, तो आपको लग रहा है कि लोग उतना पार्किंग के लेकर प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मेजर मार्केट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कॉमन सा मार्केट होता है, टाउन हॉल होता है मैक्सिमम सब जगह सब शहरों में, या सराफ मार्केट है, जवेरी बाजार होता है, इस टाइप के कुछ होते हैं शहर, बुद्ध बाजार होते हैं, बड़े कॉमन है, सदर बाजार होते हैं, बड़े कॉमन नेम है, ये कुछ शहर में सेम ही होते हैं। तो आप इन जगहों को जो मेजर मार्केट्स हैं हर शहर के, आप उनको एक बार स्टडी कर लीजिए, वहां पता चल जाता है आपको कि यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी नहीं है। तो पहले आप वहाँ पे सर्वे वगैरह करना। हाँ, हमारे एक बहुत डिटेल्ड सर्वे प्रोसेस है, बहुत डिटेल्ड। हम लगभग वो 11 दिन का प्रोसेस होता है हर शहर का। हम वो 11 दिन का पूरा एक सर्वे होता है जिसमें पूरी टीम ग्राउंड पे जाती है, वो आगे एक रिपोर्ट बना के भी देती है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस आई हूँ, मुझे अपनी कार पार्क करनी है तो 7-8 आवर्स के लिए। कई लोग, अब दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे कंजस्टेड एरियाज हैं जहाँ पे उनके घर के बाहर भी पार्किंग नहीं होती है, तो उसके लिए कैसे ये सर्विस फिर वो होगी? आप सोच के पार्किंग का चार्ज ही बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लिए पूरे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर लेट्स से लॉन्ग ड्यूरेशंस की पार्किंग है, तो वहाँ पे हम लोग अभी वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि अभी तक हमारे सामने ऐसा रिक्वायरमेंट आया नहीं है। ओके। इवन जहाँ पे वैसे अगर ऐसा है, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग इन दिस रिगार्ड। आई कैन नॉट डिवल्ज मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, जो लॉन्गर ड्यूरेशंस की पार्किंग के लिए, बिकॉज बीच में कुछ जगह स्पेशली लखनऊ में, जयपुर में हमारे पास पार्किंग की हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि लोग अपनी पार्किंग कर गए 4 दिन 5 दिन बाद आए, उनका बिल लंबा हो जाता है, चले जाए वो कहीं। तो वी आर वर्किंग ऑन समथिंग अराउंड दिस। दैट्स व्हाट आई सेड कि अभी जो यही है, इसमें बहुत कुछ बिल्ड करना बाकी है। थैंक यू फॉर द आइडिया। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं देखती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे भी घर हैं, बहुत अच्छे लोगों के घर है, लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो वो रोड पे खड़ी करते हैं, लेकिन वही लोग हैं जो अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी भी, ऑब्वियसली सोल्यूशन भी नहीं है। सो नेक्स्ट आप इज लाइक, हम लोग अब बात करते हैं शार्क टैंक की। आप लोग कभी ऐसा कुछ प्लान करें कि शार्क टैंक में जाएंगे? क्योंकि आजकल हर एक स्टार्टअप इफ वी सी इज लाइक, भाई हम स्टार्टअप में शार्क टैंक में जाएंगे, वील प्रेजेंट आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस फेमस हो जाएगा और हमें फिर मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो भी हमारे को लोग खुद सर्च करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चला होता है, लाखों रुपए फूकते हैं, और उसमें पता नहीं कितने लोग देख पाएंगे, कितने लोग नहीं देख पाएंगे। और दूसरी तरफ आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं जिसमें आप टीवी के प्राइम टाइम पे आकर एक मोस्ट फेमस शो पे सिर्फ अपना प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, और फिर वो सेम चीज आपको यूट्यूब पे भी चल रहा है, वो शॉर्ट्स पे भी चल रहा है, वो सब जगह चल रहा है। इट्स ऑल अक्रॉस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। एक आम मम्मी, एक आम बच्चा अपने फोन में देख रहे हैं, इससे अच्छा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी हमको क्या मिल सकता है? तो आप शार्क टैंक जैसे शो पे अगर आते हैं, पहली बात आई एम अ बिग फैन, ठीक है, मैं तो यूएस वाला और इनफैक्ट वो ड्रैगन्स डेन सब देखा हुआ है मैंने, तो पहले से देखता हुआ आ रहे हैं, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ द शो। और अब तक हमने कहीं डाइवर्ज नहीं किया है, बट वी हैव बीन सीजन 3 के फिनाले एपिसोड में हम लोग जा चुके हैं। ओके, हाँ, that our pitch was not aired. ओके, अच्छा, ऐसे क्या रीजन है वो हमें भी नहीं पता, बट हमने अभी तक कहीं डाइवर्ज नहीं करा है किसी जगह, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम that we are informing anybody. We got an offer from Namita also. Oh, हाँ, she was a complete sweetheart, मतलब she was the nicest to us. Okay, she was not out that time. हाँ, she was not out. No, I'm out. नहीं, Namita was in fact Anupam and Aman, they were like complete sweethearts. Okay. They were very supportive. 2 sharks were not that supportive of us. Okay. They have their own reasons, which we had already anticipated. So what did they give you any advice कि मतलब आप ऐसे scale up कर सकते हैं या whatever? Not exactly like an advice. Advice तो नहीं हुआ. बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी हमारे टाइम में. अरे. टैंक में. मतलब हम लोग उतना बोल नहीं पाए अपने प्रोडक्ट के बारे में, जितना शार्क्स आपस में ही डिस्कशन कर गए थे. हम लोग उतना मौका नहीं मिल पाया था बोलने का जितना हम लोग बोल सकते थे. बट अगर वो आता तो आई एम वेरी श्योर इट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग टू वॉच. बहुत एंटरटेनिंग होता सब लोग के लिए देखने के लिए. Obviously it would have helped us also. But यार हुआ नहीं. नमिता ने आपको like she offered you an amount, so फिर आप लोगों ने लिया नहीं? हम लोगों ने
एक्चुअली वैल्यूएशन पे थोड़ा सा हम लोग एग्री नहीं कर पाए थे और हमारा राउंड स्टिच हो रखा था उस टाइम और वो एक डेट का एक कंपोनेंट था, हम उस टाइम डेट में जाना नहीं चाह रहे थे। बस होता मतलब आई रियली लव हर एज अ पर्सन, एज अ शार्क, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट शार्क्स, नीसेस्ट ऑफ देम ऑल। और अगर किसी तरीके से उन्होंने, नमिता ने अगर किसी तरीके का क्रिटिसिज्म, दैट इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे। कोई बात गलत होती है तो वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव तरीके से कहते हैं, जो बाकी उतना डिप्लोमेटिक होकर नहीं बोलते। कई बार इट हेल्प्स, समटाइम्स इट डजंट हेल्प, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हेल्प, बिकॉज जब व्हेन आई एंड माय पार्टनर वी वर इन टैंक, इट वाज वेरी calming for us to have somebody who was taking our side. Great. It was helping. It helped. So Namita was helpful. Namita and Aman were helpful. Anupam was neutral, but he was more or less helpful. Okay. बाकी तो हमें थोड़ा सा ज्यादा ग्रिल कर गया, तो हमें तो बिल्कुल एक शार्क ने बोल दिया कि बिल्कुल खत्म ही कर दिया था कि नहीं तुम ये तो है ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, मतलब बिल्कुल। One of the shark is most likely a friend to my competition's founder. ज्यादा फर्क। So your Shark Tank experience was. We have experienced Shark Tank. हमें था कि शायद हमारा एयर होगा, but it did not air. But again, whatever happens for a larger good. So we are here. तो Shark Tank का लेकर मतलब आप लोगों का तो चलो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आप लोग कह रहे हैं कि मतलब 2 sharks were not supportive, but 3 sharks were supportive. Sharks were doing their job. Yeah. We cannot say that they were not supportive or supportive. If I think from my perspective as a founder, मेरे को तो जो मेरे को पैसा देने को, मेरे को सपोर्ट में देगा, मैं तो वही अपना सपोर्टिव लगता है। They were doing their job. Like the 2 sharks which did not align with our business, it's their call. उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उन्हें गलत नहीं बोल सकते। For whatever may be the reason, you cannot say कि देखो when you go out for funding, तो एक कहावत है, you might get 99 no's, all you need is 1 yes. 1 yes, yeah. Right? So that 1 and those 99, they are not wrong. Those 99 prepare you for that 1 yes. So sharks were doing their job. You cannot say that they were wrong or so we didn't like them or ऐसा कुछ भी नहीं है. Obviously, I like Namita over others, Namita and Aman over others, obviously because she gave me an offer. Obviously. And she was taking our side. That's why. So she was balancing the scales. I would rather say that. तो आप लोगों का तो एक्सपीरियंस आई गेस अच्छा ही रहा, बट कुछ लोगों का ऐसा है कि जो बहुत खराब, जैसे अश्नीर के टाइम पे अश्नीर ने कुछ लोगों को बैश किया कि आपका क्या ही बिजनेस है, मतलब कुछ लोगों को मिक्स्ड रिव्यूज हैं लोगों के शार्क टैंक को लेके कि इट्स नॉट गुड या फिर इट्स गुड। तो आपका उस पर क्या टेक है कि इट्स गुड और नॉट फॉर स्टार्टअप्स, और नॉट द व्यूअर्स, फॉर स्टार्टअप्स? I might get in trouble for what I'm going to say. Okay, I'll be very straightforward here. मैं एज अ फाउंडर जब मैं किसी से रिव्यू है, किसी दोस्त से, किसी मित्र से, किसी से सामने बैठता हूँ, what I actually need is an honest feedback. मैं उसे बोलूँ मैं ये बना रहा हूँ, दोस्त आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक डिप्लोमेटिक राय देंगे, यार बहुत सही बना रहे तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, परिवार वाले बहुत अच्छा। आपके जो नोन होंगे या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो आपको हो सकता है एक राय दें, बट आप जानते हैं सबसे ऑनेस्ट राय कहाँ मिलती है? सबसे ऑनेस्ट जो आपको फीडबैक मिलता है वो इन्वेस्टर से मिलता है। समटाइम्स वो आपको बहुत पिंच करता है बिकॉज यू आर एक्चुअली इमोशनल अबाउट अ प्रोडक्ट कि भाई हमने तो अच्छा ही बनाया है। बट अगर एक डायरेक्ट फीडबैक आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिल रहा है ना, इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। हाँ, समटाइम्स इट डज, कुछ जगह ऐसा हुआ है कुछ फाउंडर्स के साथ कि कुछ उनके प्रोडक्ट को डिग्रेड करा गया है या कुछ ऐसी बातें, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज किया गया है, विच आई एम नॉट सपोर्टिव। आई डोंट सपोर्ट समथिंग, आई डोंट एंडोर्स थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल आई स्टिल लव अश्नीर ग्रोवर, आई लाइक हिम, मुझे तो अच्छा लगता है। ग्रेट। दो ही इज एन इन्वेस्टर इन माय कंपटीशन, बट आई स्टिल लाइक हिम। ग्रेट। सो आपको मैं नेक्स्ट पूछना चाहूँगी, आपका जो अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कैसे आया? लाइक हाउ डिड दे गॉट ऑन बोर्ड एंड हाउ डिड यू मीट योर इन्वेस्टर्स जो अभी जिन्होंने आपको, जहाँ से आपको फंडिंग मिली है? तो हमने अभी रिसेंटली अपना प्री सीरीज ए राउंड रेज किया है $1.2 million का। तो अगेन आई माइट गेट ट्रबल, कैन यू यूज दिस लैंग्वेज? घिस गए हम लोग से। बट it was not that as easy as we thought when we started our journey. Especially last 10 months. Especially if you don't come from background, like pedigree or from corporate background जहाँ पे अपना network, like I don't come from a corporate network background. नहीं है जहाँ पे आप, मेरा कोई network नहीं, it was a little tough for us to build the network. But एक वो शो है ना पिक्चर्स, उसमें एक लाइन थी कि अंधेरे कमरे में हाथ मारते रहो, कहीं ना कहीं तो बल्ब जल ही जाएगा।
तो it was like we were again looking for 1 year rather than 99. We have approached more than around 70 to 80 VCs. We got our 1 years. ठीक है. 1 years. We have full conviction on our product. And we are building something right now in silence. It's in stealth mode right now. We are building something which you will be coming to know in upcoming weeks, very soon. The investor got conviction on what हम लोग यहाँ तक लेके आए तो हम आगे भी कर लेंगे. अभी तक तो बूटस्ट्रैप था आपका? नहीं, हम लोगों ने बहुत छोटा सा एक फंडिंग रेस किया था इससे पहले. हमने एक्सेलरेटर फंड था उससे रेस किया था, बहुत छोटा सा अमाउंट. हमारे में मीटी से भी हम लोगों ने 40 lakhs का में जो है इन्वेस्टमेंट आया था. मीटी से, हाँ. तो एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर की वजह से मदद से हम लोगों को वो मिला था. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर बिकॉज उनके सपोर्ट से हमें 40 लाख हमें तब मिला था. 20 लाख हमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से भी मिला था. तो वो एक सपोर्ट था, मतलब थोड़ा बहुत ही 1.5 करोड़ के आसपास में टोटल ओवरऑल लगभग तब रेज किया था. वो था, बट जो जिस स्केल पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं उस स्केल पे वो अमाउंट उतना नहीं था. बट उसके बिना भी हम इतनी फ्रूगैलिटी के साथ इसको हम लोग इतना आगे खींच लाए, जबकि हमारे कॉम्पिटिशन ने हैवी सम्स रेज कर रखे हैं. और उसके बाद भी मैक्सिमम जगह ऐसा होगी कॉम्पिटिशन से हम एक भी जगह हारे नहीं अब तक. गिनती के 1-2 इंस्टेंसेस हैं कि जहाँ पे वो और हम कम्पीट करें, वो मैक्सिमम जगह वो जीत गए प्रोजेक्ट्स. मैक्सिमम जगह obviously there are some aberrations but maximum जगह जीते. तो I think that built the conviction of our investors. और कुछ देश के सारे बड़े renowned names ने हमें इन्वेस्ट किया. I'm very thankful to all of them. I am really thankful to Cactus Partners for trusting us, for Venture Catalysts, for Marva Family Office, for MIT Innovation Incubator and MITI specifically, and we Founder Circle for being our first investors. Great. अब हम लोग बात ही कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, तो अब स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया का है, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड फॉर नाउ. उसके बारे में आपका क्या टेक है? लाइक स्टार्टअप्स ग्रोइंग एट अ इन्फिनाइट स्टेज, आई वुड से कि आजकल ऐसा टाइम है कि इफ़ यू आर रनिंग अ स्टार्टअप, बहुत अच्छा टाइम है इफ़ यू से कि अगर अभी आप स्टार्टअप खोलोगे तो हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए. लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो रहे हैं, बहुत सारे. आज इसी 2024 में ही 12 स्टार्टअप्स जो वेल फंडेड थे वो भी बंद हो गए, जैसे कोक, एनको हेल्थ, ऐसे स्टार्टअप्स बंद हो गए. तो उसमें आपका क्या टेक है कि स्टार्टअप्स कैसा है, इसका इकोसिस्टम के बारे में? मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा. ओके. फर्स्ट ये आई थिंक ये 2 सवाल बनते हैं इसमें. हाँ. तो पहले मैं आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बोलना चाहूँगा. अगर आपको ये देखना हो ना कि एक नरिशिंग कल्चर क्या हो सकता है, एक नरिशिंग इकोसिस्टम क्या हो सकता है कि जिसमें सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं, समटाइम्स इवन कंपटीशन स्टैंड्स अप फॉर यू. तो आई थिंक इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम से अच्छा आपको अभी नहीं देखने को मिल सकता. मतलब आई हैव रीच्ड आउट फॉर सच बिकॉज लास्ट 10-12 months वर वेरी टफ फॉर अस. जब फंडिंग रेज करना था, बहुत लिमिटेड कैपिटल था, प्रोजेक्ट्स काफी सारे आ रखे थे, तो वी वर इन अ वेरी टफ स्पॉट. बहुत कम पैसे के साथ बहुत बड़ा काम करना था, टीम को सैलरीज भी देनी थी, मतलब वी हैड स्लीपलेस नाइट्स. इट वाज टफ फॉर अस. तो उस टाइम पे पूरा इकोसिस्टम हमारे साथ खड़ा था. आप यकीन नहीं करेंगे कि I had to even borrow money from some of my friends from the ecosystem and nobody asked us a question. क्यों चाहिए यार, ले मदद कर, जब हो तब मुझे वापस देना. For guidance, you reach out to any of them. आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप LinkedIn पे किसी एक, if you are a startup founder, even if you are a starter, you don't come from a big pedigree, बड़े known institution से नहीं हो, आपका नाम भी startup का नहीं आता, but if you reach out to even the top founders, there's a strong possibility that he or she will respond to you. तो हमारे पास we were lucky that we were open in that network because हम लोग, मैंने तो अपनी तरफ से एज अ फाउंडर कोई भी अपॉर्चुनिटी, जिस भी तरीके के नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, मैं कहता कि लिटरली सेल्फ रेस्पेक्ट भी साइड रख के, क्योंकि कई बार कुछ थे ऐसे लोग जिन्होंने मुंह पे शायद बेइज्जती भी करी, बट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस यू हैव टू सेल्फ कीप एटलीस्ट योर ईगोज असाइड. ऑब्वियसली यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इन योर सेल्फ रेस्पेक्ट, बट most of the times ecosystem was standing with us at every nook and corner for every help. They were with us on every step. Now coming on to this question कि काफी सारे startups अच्छा कर रहे हैं, this is the right time. There's always a right time, at least in India's perspective. इंडिया उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे, गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है स्टार्टअप्स में. बहुत सारे एक्चुअली स्कीम्स निकाल रही है स्टार्टअप्स के लिए. Yes, and I came across this scheme from one of the state, जहाँ पे स्टार्टअप्स जो हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है टेंडर्स में, गवर्नमेंट टेंडर में, अप टू कॉर्पस. ऐसी पॉलिसीज दुनिया के और कंट्रीज में नहीं है.
देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन करे स्टार्टअप्स की फंक्शनिंग में, बिजनेस को ग्रो करने में। ये इससे अच्छा समय कभी हो ही नहीं सकता। एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाला फ्यूचर और भी अच्छा होगा। नाउ कमिंग आउट टू दिस अदर क्वेश्चन कि स्टार्टअप्स बंद भी हो रहे हैं। Look, there will always be some cases, not everybody can succeed. Even with all the funding in the world, with all the guidance in the world, you can still fail. I was sitting with somebody just 2 days ago and he said कि 3,000 करोड़ रेज करा हुआ स्टार्टअप भी बंद हो सकता है, 30,000 करोड़ रेज करा हुआ स्टार्टअप भी बंद हो सकता है। तो ये एक ऐसी रेस है जिसमें सर्वाइवल का फाइट हर रात, हर दिन, हर वक्त सेम ही है। And the same guy said a funny thing, which I totally align with. चाहे आप एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप हो, चाहे आप स्टार्टअप के पहले दिन वाले फाउंडर हो, चाहे आप $2 बिलियन रेस करके बैठे हो, आप चाहे किसी भी स्टेज पे हो, मतलब आप सीरीज सी रेस कर रहे हो, सीरीज डी रेस कर रहे हो, आप $2 बिलियन रेस करके बैठे हो, चाहे आप पहला दिन हो स्टार्टअप का, प्रेशर सब पे सेम है। ओनली सोर्स ऑफ प्रेशर इज डिफरेंट। फाउंडर्स पे प्रेशर सब भी सेम है। अच्छा, अनलेस यू रीच एन IPO स्टेट। अच्छा, अगर आप प्रेशर की अभी आपने बात की, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट लाते हैं बाहर से, डू यू फील कि मतलब इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट बाहर से ला रहे हो, और अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हो तो आपके ऊपर वो मतलब वो प्रेशर नहीं रहता है। अगर आपके इन्वेस्टर्स है तो वो प्रेशर रहता है कि वी वांट समथिंग, वी वांट द डिविडेंड। प्रेशर इज नॉट द राइट वर्ड राखी। आई विल से इट इन अ डिफरेंट वे। Somebody is trusting you with their money. Yeah. They are trusting you with the money which is hard-earned money by certain people. Yeah. It is not a pressure. You have a responsibility. You have a fiduciary responsibility towards your investor. कि आप पे उन्होंने ट्रस्ट करके किसी का पैसा लगाया है, you make sure that they get their money back. अगर आप उसे प्रेशर के लगा लेते हैं तो then you are on a very wrong track. It is your responsibility to make sure that your investors make money out of it. और मतलब हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं, हमें किसी ने सो कॉल्ड प्रेशराइज तो किसी ने नहीं किया। ये एक आई थिंक शायद मैं सही क्वालिफाइड नहीं हूँ क्योंकि मैंने अब तक वो प्रेशर अभी तक फील नहीं किया। हो सकता है देयर माइट बी सम केसेस जहाँ पे प्रेशर हो, बट एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपना पैसा तो आप जला के बंद हो जाओ, बोलोगे सॉरी इट डिड नॉट वर्क, इट्स योर मनी, आप आग लगाओ उस पैसे में, इट्स योर मनी। बट व्हेन इट कम्स टू समबडी एल्सेस मनी, यू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। And if you don't feel that the pressure of responsibility a little bit on us, I think it should be treated as a guiding force, as a driving force, rather than a pressure which holds you back. अगर कल मेरे को मेरा इन्वेस्टर कहता है यार कि तुम लोगों ने इतने टारगेट अचीव नहीं किए, you cannot say that he or she is wrong. He has invested in you somebody else's hard-earned money. How can you call it a pressure? It's a responsibility that is on your shoulders. नहीं, अप्रोच की आई वाज टॉकिंग की मतलब बूटस्ट्रैप्ड सही रहेगा कि अगर जैसे मेरा स्टार्टअप स्केल कर रहा है, इट्स ऑन अ गुड रेट, सो शुड आई गो फॉर फंडिंग और नॉट? क्योंकि इन्वेस्टर्स, एज यू सेड दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टार्टअप टू गिव देम रिटर्न्स या फिर वॉट एवर दे आस्किंग फॉर डिविडेंड या जो भी है उनका शेयर या उसके हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि उनका पैसा है। तो अगर कोई स्टार्टअप है, इफ इट इज़ गोइंग ऑन अ गुड स्केल, इट इज़ स्केलिंग, इट इज़ अर्निंग प्रॉफिट्स, सो दो शुड दे गो फॉर फंडिंग या फिर इन्वेस्टर्स के पास? राखी, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। Look, there are certain businesses which can be built on bootstrap. There are certain businesses, depending on what scale they want to achieve, they will have to go for a external funding. Not everybody has enough money to build a bootstrap business, and not everybody is that good managers or that great in मैनेजिंग फाइनेंस कि सब लोग बूटस्ट्रैप बिजनेस एक स्केल पे बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हर बिजनेस वैसा होता भी नहीं। नॉर्मली SaaS businesses can still be built. There are certain types of businesses which can be built bootstrapped, and there are certain businesses which cannot be. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं समझाने की बहुत सिंपल तरीके से, इट्स नॉट एग्जैक्टली बट जस्ट टू गिव यू अ सिंपलर एग्जांपल। सपोज आप छाते की फैक्ट्री लगाना चाहते हो, ओके, what all do you need? You need a manufacturing setup. You will invest in that. You will need to buy machines. You will invest in that. You will need raw material. You will invest in that. You will need security, safety equipment because that's a compliance issue. You will need to build something that. You will have to hire people. You will have to pay them salaries. तब जाके शायद फर्स्ट बैच छाता मिलेगा आपको। हाँ। फिर आप उसे बेचने जाओगे। So you already spent let's say $1 crore or 2 crore rupees in that. If you have enough money to make it bootstrap because वो इतने छाते बेच के उसी कॉस्ट रिकवर करने में, जब इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, बड़ा देसी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, बड़े सिंपल तरीके से, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स वे मोर नुआंस, बट एक सिंपलर अंडरस्टैंडिंग के लिए
वो बेच के रिटर्न्स लाके आपकी लगी हुई लागत को रिकवर करना और फिर उस लगी हुई लागत से आने वाले प्रॉफिट से उस बिजनेस को फिर कंटिन्यू करना कि फिर रॉ मटेरियल ला पाऊं, फिर बना पाऊं। तो इज दैट the right bootstrap business? Yes, if you have the money to back up for the losses that you will be incurring till then, till the time you recover from a batch. It's good if you can bootstrap. If you cannot, go and take external funding. Nobody wants to dilute their business. Nobody intends to. But certain businesses require external funding, especially it also depends on how ambitious you are, how scalable your business is. What is your plan for your business? कि आपको कहाँ मतलब आपकी बात को मैं कहते हुए कह रही हूँ कि अगर आपका कोई कहाँ आपको अपने बिजनेस को ले जाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फंडिंग लेनी चाहिए कि नहीं। Look, we are set for our next round already. We are already gearing up for that. It will be due in next 6-7 months only. We are raising our actually pre-series that we have raised. We are raising our series A already. We have got a commitment. Majority of this is already committed. So we are already working on that. We are going to go extremely aggressive. I've said extremely 3 times because we are going to go very, very aggressive from here on. Because in last 2 years of our journey, 2.5 years of our journey, we have been slowly, steadily building ourselves. Now we are at that stage where our business is ripe and right enough that we can grow at a very large scale. So we intend to capture as much market as possible in as less time as possible. We are going to go a little aggressive here from here on. So how much is your like scalability? कितना आप लोगों ने अभी तक जैसे डाउनलोड्स हम लोग कैसे आप लोग अपना बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं? क्या आपके KPIs हैं? We have our true north which is retention. Customer retention हमारा एक सबसे बड़ा एक true north है. हम उसको मेजरली ट्रैक करते हैं, बाकी सारे उसके सबसेट्स बन के आते हैं हमारे पास। हाँ, तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग हम सर्व कर चुके हैं। तो वी डोंट बाय द वे फोर्स एनीबॉडी टू डाउनलोड आवर ऐप। वी हैव अ वेब वर्जन आल्सो ऑन दैट। उसका भी जरूरत है, यू कैन यूज आवर सर्विसेज इवन विदाउट डाउनलोडिंग एन ऐप। तो हमारी ये भी है, एंड वी आर कमिंग अप विद अ न्यू ऐप व्हिच इज ऑलरेडी इन वर्क। सो लाइक आई टोल्ड यू, वी आर वर्किंग साइलेंटली इन स्टेल्थ मोड ऑन समथिंग न्यू इज कमिंग अप इन मार्केट। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर अ फ्यू वीक्स, यू विल बी हियरिंग अबाउट इट। I'll be hearing about it. So next up is आपका जो इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या एक लर्निंग या फिर आप एक एडवाइस देना चाहेंगे? एंड सेकेंड इज कि अभी तक आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा है, अपनी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है आपके स्टार्टअप की? मैं स्टार्टअप में मेरी सेकेंड क्वेश्चन को पहले आंसर करूंगा। सबसे बड़ी लर्निंग ये है, परसिस्टेंस ब्रेक्स रेसिस्टेंस। लगे रहना पड़ेगा, लगे रहो, साम दाम दंड भेद, खून पसीना जब तक आंसू से नहीं निकल जाता ना तब तक लगे रहो, जब तक जान भागे तब तक लगे रहो। यस, आपको एक पॉइंट पे ये भी पता करना पड़ेगा, somebody थर्ड पार्टी शुड बी देयर हु शुड टेल यू कि नहीं भाई जो तू बिल्ड करे काम नहीं करेगा। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हाँ, ट्रस्ट द डेटा, ट्रस्ट इन गॉड, आफ्टर गॉड ट्रस्ट इन डेटा ओनली। डेटा आपको सच दिखाएगा। अगर आपको कन्विक्शन डेटा दे रहा है तो लगे रहो, यू विल गेट योर रिजल्ट। परसिस्टेंस विल ब्रेक रेजिस्टेंस। ग्रेट। और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बिकॉज मार्केट में बहुत चीज़ें आजकल फ्लोट हो रही हैं, फिल्में में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं कि लीव योर 9 to 5 जॉब, स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड ऑल दैट। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद 9 to 5 जॉब्स बाय द वे। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर बन के आओगे तो आप 9 to 5 नहीं 9 to 9 काम करोगे, ठीक है? तो वहाँ जहाँ आप 9 to 5 जॉब से काम कर रहे हो, घूम घाम के आपको वही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हेटेड पेपर वर्क। और यहाँ क्या, द मेजॉरिटी ऑफ माई टाइम गोज इन पेपर वर्क। एटलीस्ट इन लास्ट 3 months it was paper work is huge. For example, let me tell you, and you have to be very diligent in the paperwork. Yeah, because it takes a lot of my time. I'm not saying most of my time, but it takes a lot of my time. तो ये सब भूल जाना कि 9 to 5 वाला काम तुम्हें स्टार्टअप में नहीं करना पड़ेगा, it will still be there. ठीक है? You can still make great assets, you can still make it big while being in a 9 to 5 job. There's nothing wrong with 9 to 5 jobs. Do not get into a startup और startup founder इसलिए मत बनना क्योंकि आपको अपने नाम करके फाउंडर लगा के बड़ा कूल लग रहा है। It's not that cool as it seems, trust me. आपको सिर्फ एक उसका ब्राइटर साइड दिखता है, उसके पीछे का हसल, उसके पीछे की मेहनत, उससे पहले के सेक्रीफाइसेस किसी को नहीं दिखते। Only my closest friends know in what condition we have been. What has all gone, what all it has taken for us to even stand on our feet. That too after leaving a very comfortable job. जब तक आपके पास इतना सेविंग ना हो कि आप नेक्स्ट 2 साल, अगर आप जॉब छोड़ते हो, कि आप अगले 2 साल तक जिस लाइवलीहुड को मेंटेन, जिस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हो
उस लाइफस्टाइल का एटलीस्ट 80% मेंटेन ना कर पाओ, डोंट लीव योर जॉब. हैव अ सिक्योरिटी फर्स्ट. ओनली फूल्स टेक रिस्क्स. स्मार्ट पीपल टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स. अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेने में आपका रिस्क फैक्टर 1% भी कम हो रहा है, then that 1% is a big number. Please don't be fool, be a smart person. लास्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स, 10 और 5 में से 5 ईयर्स का डिफरेंस है. पार्कमेट को आप कहाँ देखते हैं? व्हाट इज योर विजन? विजन नहीं कहूँगी, मतलब आपको भरोसा है कि क्योंकि यू सेड आई बिलीव इन माई आइडिया, आई बिलीव इन माई स्टार्टअप, तो आप कहाँ देखते हैं स्टार्टअप अपने पार्कमेट को? Whenever it will be coming to parking, पहली बात तो parking, our vision is to eliminate parking anxiety from people's lives. Yeah. We should become the go-to name for everyone when it comes to parking. ठीक है, तो it should not be like कि we don't want to be like just another company. We want to be the go-to name for everybody when it comes to parking. People shouldn't say कि यार parking करनी पड़ेगी. It's like parkmate है ना. That should be the people's thought. That's our end game. If we succeed in doing this, then that means we are successful. थैंक यू धनंजय, आपसे बात करके बहुत हमें अच्छा लगा. हमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली. हमें नहीं पता था आप शार्क टैंक में, हमें ये भी पता चला. और भी हमें बहुत सारी चीज़ें आपने एंटरप्रेन्योर्स को बताई कि क्या मिसकंसेप्शन है लेके चलते हैं लोग कि भाई हमारे नाम के आगे स्टार्टअप फाउंडर लग जाएगा, हमें काम नहीं करना पड़ेगा, हम खुद के बॉस होंगे, जो लोग आजकल सोच के स्टार्टअप बनाते हैं. धनंजय बस्टेड दैट. तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड दैट्स ऑल.